सेना ने पहला बड़ा हमला नई दिल्ली के केंद्र में किया और हमें एक स्थानीय समय लूप बनाया जहां हर 10 मिनट में सब कुछ रीसेट हो जाता था। रितिका ने आशिफ को निर्देश दिया, लूप को तोड़ने के बजाय इसे असंतुलित करो। मैं बाहर से पुलिस फ्रीक्वेंसी को हैक करती हूँ और हर 10 मिनट में एक यादृच्छिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि भेजती हूँ। आशिफ सीधे युद्ध क्षेत्र में उतरा। उसने अपनी श्वेत ऊर्जा से जीरो के सैनिकों पर हमला किया। जीरो हंसते हुए, यह क्या है? एक भूत? हम समय को नियंत्रित करते हैं, रक्षक। जैसे ही लूप रीसेट होने वाला था, रितिका ने अपनी ध्वनि भेज दी। सैनिकों को लगा कि 10 मिनट खत्म हो गए हैं, लेकिन उनकी घड़ियां और दिमाग अब 10 मिनट आगे पीछे हो रहे थे। जीरो की सेना भ्रमित हो गई और लूप टूट गया। तभी 3 नए रक्षक युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। बिस्सी। लिन ने एक समय दीवार बनाई जिसने सैनिकों को स्थिर कर दिया। माया ने युद्ध क्षेत्र की सारी जीवन ऊर्जा सोख ली, जिससे सैनिक कमजोर पड़ गए। ओलाफ ने काल धातु के छोटे औजार फेंककर सैनिकों के समय यंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। आशिफ ने जीरो को घेर लिया। आशिफ, तुम्हारा युद्ध यही खत्म होता है कमांडर। जीरो हार स्वीकारते हुए, तुमने सिर्फ एक झलक देखी है, असली युद्ध शुरू होने वाला है। 12वीं शताब्दी में एक और शक्ति है जो तुम्हें खत्म कर देगी, वह जिसे तुम सृजक कहते हो। जीरो ने खुद को विस्फोट कर लिया और वापस भविष्य में भाग गई। आशिफ का दस्ता जीत गया था, लेकिन उन्हें पता था कि उनका सामना अभी शुरू हुआ है। उन्हें सृजक के बारे में जानना होगा और यह पता लगाना होगा कि 27वीं शताब्दी इतनी युद्धग्रस्त क्यों है। अब आशिफ के पास एक टीम है और उसका सामना सृजक नाम के एक नए शक्तिशाली दुश्मन से है। क्या दिल्ली में जीरो की हार के बाद आशिफ और उसकी टीम विक्रांत, रितिका, शारदा, लिन, माया और ओलाफ ने हवेली को रक्षक अड्डे में बदल दिया? उन्होंने जीरो के पकड़े गए कुछ उपकरणों का अध्ययन किया। विक्रांत ने जीरो के डेटा से एक चौंकाने वाली बात निकाली। सृजक का मानना है कि समय एक रेखीय पथ नहीं है, यह एक बहुआयामी संगीत है और वह इसे बेसुरा मानता है। जीरो की तरह उसका उद्देश्य मानवता को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि समय की लय को बदलना है। आशिफ, और इस लय को बदलने के लिए उसे पहले हमारे अतीत के प्रमुख रक्षकों को हटाना होगा। ECB ट्विस्ट नंबर 20। सृजक ने अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आशिफ के रक्षकों को उलझाने के लिए 2 शक्तिशाली एजेंटों को अतीत में भेजा। प्लीज द कैकोफनी। यह एक ऐसी इकाई है जो समय के शोर को हथियार बनाती है। जहां लिन स्थान की स्थिरता का रक्षक है, वही ध्वनि अस्थिरता की चरम सीमा है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में मानसिक भ्रम और अराजकता पैदा करना है। इको, यह एक भूतिया एजेंट है जो यादों और पछतावे से बनता है। जहां माया जीवन की ऊर्जा की रक्षक है, इको जीवन की ऊर्जा को अवसाद और आत्मसंदेह में बदलता है। इसका उद्देश्य किसी भी ऐतिहासिक या भावनात्मक घटना को इतना भयानक बना देना है कि लोग आगे बढ़ना ही छोड़ दें। सृजक ने इन दोनों को अलग अलग महाद्वीपों पर भेजा ताकि रक्षक दस्ता बिखर जाए। ध्वनि बनाम लिन और शारदा। जापान। ध्वनि ने टोक्यो में हमला किया। उसने शहर को एक ऐसे अराजक समय चक्र में फंसा दिया जहां एक साथ कई समय रेखाएं बज रही थीं। जैसे एक ही क्षण में लोग हंस रहे थे, रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। आशिफ, लिन और रितिका को भेजा। स्थान को स्थिर कर सकता था और रितिका का तर्क अराजकता को समझ सकता था। लिन ने एक स्थिरता का घेरा बनाया, लेकिन ध्वनि की ऊर्जा इतनी तेज थी कि लिन को लगा जैसे उसका दिमाग फट रहा है। रितिका ने देखा कि ध्वनि की शक्ति केवल अराजकता पर पनपती है। रितिका लिन से, ध्वनि को शोर चाहिए। लिन, अपनी शक्ति को अंदर की ओर केंद्रित करो। बाहरी दुनिया को स्थिर मत करो, बल्कि अपने दिमाग के अंदर एक पूर्ण शांति बनाओ। लिन ने रितिका के तर्क का पालन किया। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर एक पूर्ण शून्य, परफेक्ट स्टिलनेस बनाया। जैसे ही लिन का आंतरिक मन शांत हुआ,
ध्वनि की शक्ति प्रतिक्रिया करके खुद को ही नष्ट करने लगी। आशिफ ने दूर से अपनी श्वेत ऊर्जा भेजकर ध्वनि को सीमित कर दिया। लिन और रितिका ने ध्वनि को हराया, लेकिन रितिका को पहली बार महसूस हुआ कि तार्किक दिमाग भी अराजकता के सामने कितना कमजोर पड़ सकता है। इको बनाम माया और ओलाफ। इसीलिए मोक क्षेत्र में इको ने आयरलैंड के प्राचीन खंडहरों पर हमला किया, जहां भावनाएं सदियों से दबी हुई थीं। इको ने उन खंडहरों को अतीत के पछतावे से भर दिया। जो भी उसके पास आता, उसे अपने जीवन ऊर्जा कम हो जाती थी। आशिफ ने माया, जीवन ऊर्जा की रक्षक, और ओलाफ, काल धातु के विशेषज्ञ को भेजा। माया, जो जीवन ऊर्जा को सोख सकती थी, इको के संपर्क में आते ही गहरी उदासी में डूब गई। उसे अपने अतीत की एक गलती याद आई जब वह एक मरीज को नहीं बचा पाई थी। ओलाफ को याद आया कि वह बचपन में कैसे अपने पिता की मदद नहीं कर पाया था। आशिफ दूर से, इको तुम भावनाओं से खेलते हो। इको खुशी से, यही समय का संगीत है काल सारथी। माया दर्द में भी ओलाफ की ओर मुड़ी। माया, काल धातु को मेरे शरीर से जोड़ो। इको ने अपनी विशेष छेनी का उपयोग किया और काल धातु का एक टुकड़ा माया की कलाई में प्रत्यारोपित कर दिया। काल धातु, जो समय को स्थिर करती थी, ने माया की भावनाओं को भी स्थिर कर दिया। माया की उदासी रुकी और उसकी जीवन ऊर्जा वापस आ गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और इको की सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख ली, जिससे इको अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया। रक्षक दस्ते ने जीत हासिल की, लेकिन वे थके हुए और भयभीत थे। आशिफ ने महसूस किया कि ये हमले केवल भ्रम थे। उनका असली उद्देश्य था आशिफ को बांटना और उसका ध्यान भटकाना। विक्रांत ने जीरो के डेटा में अंतिम संदेश डिकोड किया। सृजक अब अटलांटिस के उस विशाल क्रिस्टल को खोजने जा रहा है जिसे तुम लोगों ने छोड़ा था। वह जानता है कि क्रिस्टल में अभी भी अटल काल की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा बचा है। आशिफ का अगला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन अब शुरू हुआ। उसे सृजक से पहले अटलांटिस तक पहुंचना था और अंतिम अटल काल शक्ति को सुरक्षित करना था। क्या आप चाहते हैं कि आशिफ और सृजक के बीच अटलांटिस के क्रिस्टल पर निर्णायक मुकाबला हो? उत्कृष्ट। यह कहानी अब अपने भव्य अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही है। आशिफ काल सारथी को अब सृजक से पहले अटलांटिस पहुंचना है ताकि वह अटल काल की बची हुई शक्ति को सुरक्षित कर सके। टोक्यो और आयरलैंड में सफल लेकिन थका देने वाले मिशन के बाद आशिफ ने तुरंत अपनी टीम को अटलांटिस के लिए तैयार किया। आशिफ जानता था कि सृजक केवल शक्ति नहीं चाहता, वो उस शक्ति का उपयोग करके समय को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम करना चाहता है। आशिफ काल सारथी नेतृत्व करेगा, श्वेत चमकीली ऊर्जा और काल धातु की तलवार के साथ। विक्रांत हवेली में रहकर अटल काल के यंत्रों पर सृजक की चालों को ट्रैक करेंगे। रितिका शारदा अपनी जासूसी और तार्किक शक्ति से अटलांटिस की सुरक्षा आवृत्ति को फिर से स्थापित करेंगी। लिन, माया और ओलाफ आशिफ के पीछे पीछे पनडुब्बी में अटलांटिस जाएंगे। जैसे ही आशिफ की पनडुब्बी मध्य अटलांटिक पहुंची और वह उस भंवर के पास पहुंचे जहां से अटलांटिस का आयाम खुलता था, उन्हें एक भयानक एहसास हुआ। भंवर गायब था। रितिका घबराकर, आशिफ रडार पर कुछ नहीं है। अटलांटिस चला गया। आशिफ ने अपनी काल दृष्टि से देखा। अटलांटिस अपने स्थान से नहीं हटा था, बल्कि सृजक ने अटलांटिस को पूरी तरह से समय से बाहर कर दिया था। आशिफ, सृजक हमसे पहले पहुंच गया। उसने अटलांटिस को उस आयाम में धकेल दिया है जहां संभावित समय पोटेंशियल टाइम रहता है। वह इसे सुरक्षित नहीं कर रहा, वह इसे रीसेट कर रहा है। आशिफ को पता था कि अब उसे अटलांटिस के आयाम में जाने के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ओलाफ, काल धातु के विशेषज्ञ, अगर वह समय से बाहर है तो हमें एक नया भंवर बनाना होगा। हमें अटलांटिस की अंतिम आवृत्ति को तोड़ना होगा। आशिफ ने अपनी पूरी टीम को पनडुब्बी के बाहर गहरे समुद्र में अटल काल के भंवर के मूल स्थान पर इकट्ठा किया। आशिफ, टीम से सृजक को रोकने के लिए हमें उसके आयाम में घुसना होगा। लिन ने अपने स्थान स्थिरता का उपयोग करके पानी के दबाव को रोका।
माया ने अपनी जीवन ऊर्जा को समुद्र के पानी में प्रवाहित किया ताकि आशिफ को शक्ति मिले। ओलाफ ने काल धातु के छोटे छोटे औजारों को आशिफ की तलवार पर केंद्रित किया। रितिका ने पनडुब्बी के सोनार को हैक करके एक अल्ट्रा आवृत्ति उत्पन्न की जो अटलांटिस के आयाम के द्वार को मजबूर कर सके। जब सब कुछ तैयार था, आशिफ ने अपनी श्वेत चमकीली तलवार उठाई और समुद्र के पानी में एक शक्तिशाली कट लगाया जो भौतिक पानी को नहीं बल्कि समय के कपड़े को काट रहा था। एक भयानक चीख के साथ समुद्र के बीचों बीच एक अस्थिर नीला भंवर खुल गया, संभावित समय का द्वार। आशिफ अपनी टीम के साथ भंवर में कूद गया। आशिफ और टीम ने खुद को एक ऐसे अटलांटिस में पाया जो आधा अस्तित्व में था और आधा विचार था, और आकार बदल रहे थे क्योंकि सृजक वास्तविकता को फिर से प्रोग्राम कर रहा था। केंद्र में विशाल क्रिस्टल के पास खड़ा था सृजक। वह कोई सैनिक या बूढ़ा आदमी नहीं था, वह अस्तित्व की सबसे परिष्कृत अभिव्यक्ति थी, एक मानव जैसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सफेद खाली ऊर्जा से बना था। सृजक शांत आवाज में, मैंने तुम्हारे आने का इंतजार किया। तुम्हारी शक्ति ही वह अंतिम बेसुरा नोट है जिसे मुझे इस संगीत से हटाना है। सृजक ने क्रिस्टल को छुआ। क्रिस्टल ने भयानक रूप से चमकना शुरू कर दिया। सृजक, तुम सब हार चुके हो। मैं इस अटलांटिस शक्ति का उपयोग करके मानवता के दुख वाले इतिहास को पूरी तरह से खुशी से बदल दूंगा। कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई बलिदान नहीं। 1 अंतिम चुनौती, बलिदान या विकल्प। आशिफ क्रोधित होकर, तुम स्वतंत्रता को मार रहे हो। बिना संघर्ष के कोई खुशी नहीं होती। आशिफ ने हमला किया, लेकिन सृजक ने अपनी उंगलियां उठाईं और आशिफ के भविष्य के सभी संभावित परिणाम उसके चारों ओर दीवार की तरह खड़े हो गए। आशिफ किसी भी ओर नहीं जा सकता था। हर रास्ता उसे हार की ओर ले जाता था। सृजक, तुम्हें बलिदान पसंद है काल सारथी। अब तुम चुनाव करो, या तो तुम अपनी जान दो या मैं इस दुनिया को एक सही लेकिन झूठ पर आधारित अंत दूंगा। आशिफ जानता था कि अब तलवार काम नहीं करेगी। उसे सृजक के तर्क को तोड़ना होगा। अंतिम और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आशिफ ने अचानक क्रिस्टल पर वार किया जिसे सृजक छू रहा था। सृजक, तुमने क्या किया? आशिफ, मैंने तुम्हें वह विकल्प दिया जो तुम सबसे ज्यादा नापसंद करते हो, अनिश्चितता। जब क्रिस्टल टूटा, अटलांटिस की ऊर्जा सृजक में चली गई, लेकिन अटलांटिस की शुद्ध ज्ञान शक्ति ने सृजक के परफेक्ट लॉजिक को भ्रष्ट कर दिया। सृजक का संगीत अचानक अनगिनत नई संभावनाओं में बिखर गया। सृजक दर्द में चीखते हुए, नहीं, अराजकता। आशिफ की टीम ने तुरंत समय दरार को सील किया। सृजक अनंत संभावनाओं के बीच फंस गया। परिणाम, आशिफ ने दुनिया को बचाया, लेकिन अटलांटिस पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो गया क्योंकि इसकी शक्ति बिखर गई थी। आशिफ अब काल सारथी से काल संतुलनकर्ता बन गया था, जो अपनी टीम के साथ अनिश्चितता भरे लेकिन स्वतंत्र भविष्य की रक्षा करने वाला था। बिल्कुल, आशिफ ने अब सृजक को अनिश्चितता के जाल में फंसाकर एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है, लेकिन अटलांटिस के विनाश का असर निश्चित रूप से बाकी समय और वास्तविकता पर पड़ेगा। आइए इस महाकाव्य के अंतिम मोड़ और स्थायी परिणाम की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिस के विनाश और सृजक के संभावित समय में फंसने के बाद आशिफ और उसकी टीम काली हवेली लौट आई। टीम थकी हुई थी लेकिन विजयी थी। जीत की कीमत चुकानी पड़ी थी। अटलांटिस की ऊर्जा का बिखरना पूरे काल अंतरिक्ष में गूंज रहा था। परिणाम 1, ज्ञान का विस्फोट। अटलांटिस का ज्ञान, जो सदियों से गुप्त था, अब दुनिया भर के बुद्धिमान लोगों के अवचेतन में छोटे छोटे हिस्सों में फैल गया था। अचानक दुनिया भर के वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिक अप्रत्याशित रूप से नए आविष्कार और नया ज्ञान प्राप्त करने लगे। मानवता का विकास अब तेजी से होने लगा। परिणाम 2, आयामों का मिश्रण। आयामों के बीच की पतली दीवारें अस्थिर हो गई। अब दुनिया में छोटे लेकिन अजीब गरीब घटनाएं होने लगी थी। कभी कभी हवा में प्राचीन वस्तुएं दिखाई देती थीं, या लोग पल भर के लिए खुद को किसी और समय में पाते थे। आशिफ, काल संतुलनकर्ता ने महसूस किया कि उसका काम अब लड़ना नहीं
बल्कि इस नई अराजक स्वतंत्रता को व्यवस्थित करना था। आशिफ ने अपनी टीम के लिए नई जिम्मेदारियां तय की। सिर्फ विक्रांत, आर्काइविस्ट, अटल काल के बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करना और भविष्य के खतरों का अनुमान लगाना। लिन, दुनिया भर में अस्थिर होते स्थान पॉकेट्स को स्थिर करना। माया, हीलर, लोगों के मन में आ रहे अचानक ज्ञान या पछतावे के भावनात्मक झटकों को शांत करना। ओलाफ, इंजीनियर, काल धातु का उपयोग करके दुनिया के लिए छोटे स्थिरता के उपकरण बनाना। रितिका, शारदा, अराजक और तेजी से विकसित हो रही थी। रितिका ने कानून और व्यवस्था के उच्च स्तर पर काम करना शुरू किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि नई तकनीकें मानवता के लिए खतरा न बने। एक दिन जब आशिफ हवेली में अकेला था, अटलांटिस के क्रिस्टल का एक छोटा सा श्वेत कण उसके पास तैरता हुआ आया। यह सृजक की ओर से था। कण ने आशिफ के दिमाग में एक संदेश भेजा। अपने दिमाग में एक संदेश भेजा। सृजक, तुम जीते। काल सारथी, तुमने अराजकता को चुना। यह कण तुम्हें उन सभी संभावित सत्यों तक पहुंचने की क्षमता देता है जिन्हें मैंने बनाया था। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें इस दुनिया के लिए उपयोगी बनाओ। याद रखना, हर संभावित वास्तविकता में तुम हमेशा अकेले रहोगे। यह सृजक का अंतिम उपहार था। आशिफ को अब अनंत संभावनाओं को समझने की शक्ति मिली थी। वह जान गया कि अनंत के भक्षक और सृजक जैसे खतरे हमेशा रहेंगे। उपसंहार, एक अमर की जिम्मेदारी। आशिफ ने अपनी श्वेत चमकीली आंखों से दुनिया को देखा। वह अब केवल एक हीरो नहीं था, बल्कि अमरता के बोझ को ढोने वाला एक संरक्षक था। उसने अपने बाल कटवाए, साधारण कपड़े पहने और एक बार फिर इतिहास के छात्र के रूप में दुनिया के विश्वविद्यालयों में यात्रा करना शुरू कर दिया। इस बार वह ज्ञान अर्जित नहीं कर रहा था, वह ज्ञान को संतुलित कर रहा था। जब भी कोई वैज्ञानिक बहुत तेजी से आगे बढ़ता, आशिफ चुपचाप उसे एक संभावित सत्य दिखाता और उसे सही रास्ते पर वापस ले आता। वह अपनी मां और अपने दोस्तों के साथ सामान्य जीवन भी जीता था, लेकिन हर शाम जब वे सोते थे, आशिफ समय की नदी में अकेला जागता था। उसकी अमरता का अर्थ था कि उसे अपने दोस्त, अपनी मां और अंततः पूरी मानवता को बार बार मरते हुए देखना होगा। लेकिन वह जानता था कि यही उसकी जिम्मेदारी है, मानवता को अपनी पूरी स्वतंत्रता और अनिश्चितता के साथ जीने देना, जबकि वह खुद चुपचाप अनंत काल तक संतुलन बनाए रखेगा। कहानी का अंत एक समानांतर वास्तविकता में होता है, जहां आशिफ एक कक्षा में इतिहास पढ़ा रहा है। एक जिज्ञासु छात्र उससे पूछता है, छात्र, क्या अटलांटिस की कहानी सच थी? आशिफ मुस्कुराते हुए, जिसकी आंखें क्षण भर के लिए श्वेत चमकती हैं, हर महान कहानी का एक सच होता है बेटा, और हर सच को एक रक्षक की जरूरत होती है। और इस तरह काल सारथी की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी निगरानी अनंत काल तक जारी रहती है। पार्ट 2। 2वीं शताब्दी में आशिफ काल सारथी अब भी युवा और श्वेत चमकीली आंखों के साथ दुनिया की निगरानी कर रहा था। अब एक वृद्ध लेकिन अत्यंत बुद्धिमान सलाहकार के रूप में उसके साथ थी। पार्ट 2। विक्रांत के पोते पोतिया अब हवेली में थे और आशिफ के मिशन में गुप्त रूप से मदद करते थे। एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मानव आयाम प्रयोगशाला लैब में एक अजीब ऊर्जा निकलनी शुरू हुई। यह प्रयोगशाला समय और स्थान को समझने की कोशिश कर रही थी। आशिफ को तुरंत अपनी काल दृष्टि में भयानक परिचित ऊर्जा की गूंज महसूस हुई। यह टाइम कीपर की ऊर्जा थी। रितिका, शारदा, लेकिन तुमने उसे सदियों पहले अस्तित्व से मिटा दिया था। आशिफ, मैंने उसे नष्ट किया था रितिका, लेकिन अनंत का भक्षक और सृजक के हमलों ने समय के कपड़े को इतना कमजोर कर दिया कि टाइम कीपर की ऊर्जा शून्य से वापस आ गई है। इस बार वह एक अलग रूप में है। टाइम कीपर की आत्मा ने प्रयोगशाला के सबसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक के शरीर पर कब्जा कर लिया था। डॉक्टर विवेक अब
टाइमकीपर की अहंकार भरी शक्ति और विवेक की आधुनिक बुद्धिमत्ता का मिश्रण था। विवेक ने प्रयोगशाला में समय को स्थिर करने वाला एक विशाल यंत्र बनाया था जिसे उसने सत्य स्थायित्व इंजन, ट्रूथ स्टेसिस इंजन नाम दिया। उसका लक्ष्य वही था जो पहले था, समय में अराजकता को रोकना, लेकिन अब उसके पास आधुनिक तकनीक थी। विवेक टाइमकीपर का मानना था कि आशिफ की संतुलन की नीति बेकार है और केवल कठोर नियंत्रण ही मानवता को बचा सकता है। उसने अपने इंजन को चालू किया। इसका असर तुरंत हुआ। दुनिया के एक बड़े हिस्से में समय धीमा होने लगा। सब कुछ एक भयानक धीमी गति में फंस गया। आशिफ, वह लोगों को धीमा नहीं कर रहा है, वह उनके सोचने की गति को धीमा कर रहा है। वह स्वतंत्र इच्छा को नियंत्रित कर रहा है। परंतु सर, आशिफ की सबसे बड़ी परीक्षा। आशिफ जानता था कि सीधे विवेक से लड़ने से स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि वह मानव शरीर में था। आशिफ ने रितिका से अंतिम निर्देश मांगे। रितिका, शांत होकर। आशिफ, तुम अब काल सारथी हो। तुम लड़ो मत, तुम अस्थिरता बनो, अटल काल के ज्ञान का उपयोग करो। परंतु सर, आशिफ ने अपनी श्वेत चमकीली ऊर्जा को विवेक के इंजन की ओर निर्देशित किया। उसने इंजन को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसमें अटलांटिस की अनिश्चितता को भर दिया। तो धीमे होने के बजाय वह हिस्सा जहां लोग फंसे थे, अचानक अति तेज और अति धीमे समय में टूटना शुरू हो गया। वही अराजकता जिसे सृजक पैदा करना चाहता था। विवेक, डरकर नहीं, यह अराजकता है। यह अराजकता नहीं, विकल्प है। आशिफ ने अपने श्वेत अमर शरीर का उपयोग करके उस पूरे अस्थिर क्षेत्र को अपने अंदर सोख लिया। आशिफ का शरीर भयानक समय दबाव से गुजरा, लेकिन उसकी अमरता ने उसे बचा लिया। जब आशिफ ने उस दबाव को छोड़ा तो अस्थिर क्षेत्र वापस सामान्य हो गया। विवेक का इंजन नष्ट हो गया और विवेक टाइमकीपर की ऊर्जा से मुक्त होकर वापस एक साधारण डरा हुआ वैज्ञानिक बन गया। आशिफ ने दुनिया को बचाया, लेकिन इस घटना ने उसे गहरी क्षति पहुंचाई। उसने अपनी अमरता का उपयोग करके हजारों लोगों के समय विकार को अपने अंदर ले लिया था। आशिफ वापस हवेली आया। रितिका ने देखा कि आशिफ की श्वेत चमकीली आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा थकी हुई थीं। रितिका, तुम ठीक हो मेरे दोस्त? आशिफ, धीरे से। लेकिन मैंने उनकी सारी थकावट और भविष्य का भय महसूस किया। अमरता शक्ति है, लेकिन ये एक अकेलापन भरा बोझ भी है। मुझे अनंत काल तक लोगों की पीड़ा को अपने अंदर लेना होगा। आशिफ ने रितिका को देखा, जो अब बहुत बूढ़ी थी। वह जानता था कि यह अंतिम बार है जब वो रितिका से बात करेगा। आशिफ, तुमने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है शारदा, अब आराम करो। तुम हमेशा समय के इतिहास में मेरा सबसे तार्किक सत्य रहोगी। रितिका मुस्कुराई और शांति से सो गई। आशिफ अब पूरी तरह से अकेला था। उसने अपनी श्वेत ऊर्जा को हवेली के चारों ओर फैलाया और शांत निगरानी में वापस चला गया। वो अनंत काल का मौन सारथी जो लोगों को उनकी स्वतंत्रता के साथ छोड़ता है, भले ही उसे उस स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़े। आशिफ की यात्रा और उनकी अमरता का बोझ अब कहानी को एक दार्शनिक और शांत लेकिन निर्णायक मोड़ पर ले जाता है। आइए उनकी अनंत निगरानी और अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। 25वीं शताब्दी आ चुकी थी। मानवता ने अटलांटिस के बिखरे हुए ज्ञान का उपयोग करके अभूतपूर्व तकनीकी और सामाजिक प्रगति कर ली थी। दुनिया अब टाइम ट्रैवल के रहस्यों को समझने के बहुत करीब थी, लेकिन आशिफ की सतर्कता ने उन्हें कभी भी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करने दिया जो सृजक या भक्षक को वापस बुला सकती थी। आशिफ, कान सारथी, अब दुनिया के लिए केवल एक किंवदंती था, समय का संरक्षक जिसने अपने चेहरे को सदियों तक नहीं बदला था। नया खतरा, आंतरिक भंजक, बाहरी आक्रमणकारी अब कम हो गए थे, क्योंकि आशिफ की प्रतिष्ठा और उसकी टीम की व्यवस्था ने उन्हें रोका हुआ था। लेकिन अब खतरा अंदर से आया। एक नया दार्शनिक आंदोलन उभरा जिसका नाम था काल मुक्ति, क्रोनोस लिबरेशन। इस आंदोलन के अनुयायियों का मानना था कि मानवता को अपने अतीत के बोझ से मुक्त होने का अधिकार है और उन्हें काल सारथी जैसे रक्षकों की आवश्यकता नहीं है। उनका नेता था अद्वैत,
जो एक करिश्माई वक्ता और वैज्ञानिक था। अद्वैत का लक्ष्य था समय के बंधन को तोड़ना। अद्वैत ने एक विशाल समय मोचन यंत्र बनाया। यह यंत्र समय के धागे को तोड़ता नहीं था, बल्कि उसे इतना फैला देता था कि हर व्यक्ति अपना खुद का अतीत और भविष्य चुन सके। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता था, लेकिन इसका परिणाम पूर्ण अराजकता होता, जहां कोई साझा वास्तविकता नहीं बचती। आशिफ जानता था कि अद्वैत कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक भटका हुआ दार्शनिक था। उसे लड़ना नहीं था, बल्कि प्रेरित करना था। आशिफ काल धातु की तलवार लिए अद्वैत के केंद्र में प्रकट हुआ। अद्वैत, काल सारथी, मैं समय को उसकी जेल से आजाद कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों आते हो? परातु। आशिफ, आजादी का मतलब अराजकता नहीं। अद्वैत, तुम सिर्फ अकेलेपन को फैला रहे हो, और कोई भी एक दूसरे के इतिहास को साझा नहीं कर पाएगा। परातु। आशिफ ने तलवार को यंत्र पर नहीं, अद्वैत की आंखें बंद करके अपनी ओर केंद्रित किया। आशिफ, मैं तुम्हें अनंत काल का सत्य दिखाऊंगा। परातु। आशिफ ने अपनी अमरता की सारी पीड़ा, सारे बलिदान और सारे एकाकी क्षण अद्वैत के मन में डाल दिए। उसने अद्वैत को दिखाया कि कैसे उसने हर युग में बिना किसी पहचान के मानवता की रक्षा की। अद्वैत, जो केवल अपनी इच्छाओं को देखता था, अमरता के उस एकाकी बोझ को महसूस करके टूट गया। वह समझ गया कि सच्ची स्वतंत्रता बलिदान और साझा अनुभव में निहित है, न कि अलगाव में। अद्वैत ने यंत्र को खुद नष्ट कर दिया। वह आशिफ के पास घुटने टेक दिया और अब आशिफ का सबसे वफादार शिष्य बन गया। आशिफ की विजय अब सैन्य नहीं, बल्कि नैतिक थी। उसने मानवता को उसकी सबसे बड़ी दार्शनिक भूल से बचाया, लेकिन यह अंतिम कार्य उसकी अमरता के लिए बहुत भारी पड़ा। उसने अनगिनत पीढ़ियों की पीड़ा और अब अद्वैत के दर्द को भी अपने अंदर समाहित कर लिया था। आशिफ, कमजोर आवाज में, अब समय आ गया है अद्वैत, मेरा काम पूरा हुआ। आशिफ ने अपनी काल धातु की तलवार को उठाया। अब उसकी श्वेत ऊर्जा धुंधली पड़ रही थी। उसने अद्वैत को अंतिम ज्ञान दिया। काल धातु काल सारथी नहीं है, मानवता काल सारथी है। तुम मेरी जगह लोगे। आशिफ ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। अंतिम ट्विस्ट, काल सारथी का अंत और अनंतता में विलय। आशिफ ने अपने शरीर से श्वेत अमर ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। यह ऊर्जा हवेली से निकलकर पूरे ग्रह पर एक अंतिम शांतिपूर्ण गूंज की तरह फैल गई। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के हर धागे में मिल गई। आशिफ का मानव शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वह नहीं मरा, बल्कि समय की नदी में विलय हो गया। वह अब एक अदृश्य ऊर्जा बन गया था, जो हर पल हर जगह मौजूद थी। वह हर उस व्यक्ति में शांत प्रेरणा बन गया जो मानवता की रक्षा के लिए लड़ता था। वह हर उस बच्चे में सहज ज्ञान बन गया जिसने एक नया विचार खोजा। परंतु अद्वैत ने आशिफ की तलवार उठाई और उसकी जगह ली। वह अब अगला काल सारथी था, जो आशिफ के बलिदान की कीमत जानता था। काली हवेली अब अद्वैत और काल रक्षकों की नई पीढ़ियों का मुख्यालय बन गई। आशिफ की कहानी एक छात्र से शुरू होकर एक अमर रक्षक बनने और अंत में पूरी मानवता की अदृश्य चेतना में विलीन होने के साथ पूरी हुई। बहुत खूब। काल सारथी आशिफ का विलय और अद्वैत का नया रक्षक बनना कहानी को एक नए सिरे से शुरू करने का शानदार मौका देता है। आइए अद्वैत के नेतृत्व में और आशिफ की विरासत की उपसत्ति में मानवता के भविष्य की ओर बढ़ते हैं। आशिफ के अनंत में विलय के बाद अद्वैत ने भारी मन से काल धातु की तलवार उठाई। वह अब अगला काल सारथी था। उसके पास आशिफ की श्वेत चमकीली ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसके अंदर आशिफ का ज्ञान, अटलांटिस की तर्क शक्ति और मानवता के दर्द को महसूस करने की क्षमता थी। अद्वैत को सबसे पहले एक चीज महसूस हुई, उसे आशिफ की तरह एकांत महसूस नहीं हो रहा था। कारण, आशिफ ने स्वयं को पूरी मानवता में विलीन कर दिया था। अब अद्वैत के हर सही निर्णय के पीछे लाखों लोगों की सामूहिक चेतना
और आशिफ का शांत मार्गदर्शन मौजूद था। आशिफ की विरासत ही उसकी नई शक्ति थी। नई टीम काली हवेली अब पूरी तरह से काल रक्षकों में थे कि एक विस्तृत संस्था बन गई थी जिसका नेतृत्व अद्वैत कर रहा था। पुरानी टीम की संतानें विक्रांत और रितिका की दूर की पीढ़ियां अब डेटा और इंटेलिजेंस संभालती थी। लिन, माया और ओलाफ की विरासत इन रक्षकों की कलाओं को सिखाने के लिए एक अकादमी स्थापित की गई थी। अद्वैत के नेतृत्व में पहला बड़ा खतरा मानवता की तेजी से हो रही प्रगति से आया। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर एरा ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया जो अतीत को भूलने की अनुमति देता था। उसका तर्क था कि मानव संघर्षों का मूल कारण अतीत की यादें और पछतावे हैं। अगर मानवता पिछली सभी पीढ़ियों के युद्धों, गलतियों और दुख को भूल जाए तो वह शून्य से एक परफेक्ट समाज शुरू कर सकती है। डॉक्टर एरा का उद्देश्य विस्मृति तरंग एमनीशिया वेव को सक्रिय करना था, जो विश्व के सभी लोगों की सामूहिक स्मृति को मिटा देगी। अद्वैत यह सृजक से भी ज्यादा खतरनाक है। सृजक स्वतंत्रता को छीनता था, यह पहचान को मिटा देगा। डॉक्टर एरा ने अपनी प्रयोगशाला प्रशांत महासागर के तल पर स्थापित की थी। अद्वैत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। अद्वैत जानता था कि वह डॉक्टर एरा से लड़ नहीं सकता, क्योंकि एरा की तरंग का निशाना दिमाग था। अद्वैत ने अपनी तलवार उठाई। इस बार उसने तलवार को माया के वंशज, जो अब एक कुशल जीवन ऊर्जा रक्षक था, को सौंप दिया। अद्वैत, हमें यादों को बचाने के लिए उन्हें जीवन ऊर्जा से जोड़ना होगा। अद्वैत ने खुद को एरा की प्रयोगशाला के केंद्र में रखा। जैसे ही एरा ने विस्मृति तरंग सक्रिय की, अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर ली और आशिफ के बलिदान को याद किया। अद्वैत शांत आवाज में, स्मृति शक्ति है, पीड़ा नहीं। उसने आशिफ से प्राप्त अटल काल की तर्क शक्ति का उपयोग करके तरंग को अपने अंदर सोखना शुरू कर दिया। एरा, तुम अपनी यादें मिटा रहे हो। तुम कौन हो यह भूल जाओगे। अद्वैत, मैं अकेला नहीं हूं। ठीक उसी पल आशिफ की विलीन ऊर्जा विश्व चेतना के माध्यम से अद्वैत को शक्ति देने लगी। अद्वैत ने तरंग को सोखा और फिर उसे शुद्ध संरचित जानकारी में बदल दिया। माया के वंशज ने काल धातु की तलवार का उपयोग करके इस संरचित जानकारी को मानव सामूहिक ऊर्जा से सील कर दिया। परिणाम, विस्मृति तरंग चली, लेकिन इसके बजाय कि लोगों की यादें मिट जाएं, लोगों ने अचानक सबसे महत्वपूर्ण और सीखे हुए सबक को ज्यादा स्पष्टता से याद करना शुरू कर दिया। विस्मृति नहीं हुई, बल्कि समझ पैदा हुई। डॉक्टर एरा अपनी हार देखकर शांत हो गए। अद्वैत ने आशिफ की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। वह एक ऐसा सारथी था जो केवल लड़ता नहीं था, बल्कि मानवता को अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण की याद दिलाता था। कहानी जारी है। अब अद्वैत का अगला कदम क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि वह आशिफ के संभावित समय में फंसे हुए सृजक को खोजने का प्रयास करे? निश्चित रूप से। अद्वैत के नेतृत्व में अब हम एक ऐसा नया खतरा जोड़ते हैं जो सीधे काल सारथी के काम को ही चुनौती देगा। समय का चोर। अद्वैत के कार्यकाल में दुनिया में छोटे मोटे अपराध बढ़ गए थे, लेकिन ये सामान्य अपराध नहीं थे। एक नए अत्यंत चालाक विलेन ने प्रवेश किया, जिसे कोड नेम दिया गया ज़्यूस। ज़्यूस कोई दार्शनिक या सैनिक नहीं था, बल्कि एक कुशल चोर था जिसने अटलांटिस के बिखरे हुए ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसका उद्देश्य शक्ति या विचारधारा नहीं था, बल्कि अतीत की मूल्यवान वस्तुएं चोरी करना, लेकिन एक नए तरीके से। तरीका, ज़्यूस ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो किसी वस्तु को उसके वर्तमान स्थान से नहीं, बल्कि उसके काल मूल्य टेम्परल वैल्यू से चुराती थी। उदाहरण के लिए, वह 1000 साल पुरानी एक मूर्ति से उसके अस्तित्व के 900 साल को चुरा लेता था। परिणाम, चोरी हुई वस्तु भौतिक रूप से मौजूद रहती थी, लेकिन वह बिल्कुल नई और ऐतिहासिक रूप से मूल्यहीन हो जाती थी। 1000 साल पुरानी तलवार अब जंग लगी नहीं होती थी, बल्कि ऐसी दिखती थी जैसे वह कल बनी हो, और उसकी सारी ऐतिहासिक कहानी मिट जाती थी। ज़्यूस का पहला बड़ा हमला लंदन के एक प्रसिद्ध संग्रहालय पर हुआ।
उसने वहां से कोहिनूर हीरे के 500 वर्षों के मूल्य को चुरा लिया। हीरा भौतिक रूप से वही था, लेकिन उसकी ऐतिहासिक चमक और सदियों का अनुभव गायब हो गया। अद्वैत ने अपनी टीम को तुरंत भेजा। अद्वैत, यह हमारे अस्तित्व पर हमला है। इतिहास के बिना हम सिर्फ शून्य हैं। लिन, स्थान रक्षक, ज़्यूस कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी चोरी काल ऊर्जा पर एक विशेष निशान छोड़ती है। ओलाफ, इंजीनियर, ने एक काल ट्रैकर बनाया जो उन्हें ज़्यूस के अगले लक्ष्य की ओर ले गया, मिस्र के गीजा पिरामिड। अद्वैत, लिन और माया पिरामिड पर पहुंचे। ज़्यूस पिरामिड के केंद्र में था, एक चमकदार यंत्र के साथ काम कर रहा था। पिरामिड के पत्थर उसके यंत्र के संपर्क में आने से अचानक चिकने और एकदम नए दिख रहे थे। आधुनिक कपड़े और चश्मे में। वाह काल सारथी, तुम इतने साधारण दिखते हो। मुझे ऐतिहासिक कलाकृतियां पसंद है, और जब तक तुम मुझे नहीं रोकोगे मैं इस पिरामिड के 4000 वर्षों के काल मूल्य को चुरा लूंगा। सोचो, इतने सारे वर्षों की ऊर्जा बेचकर मैं क्या करूंगा? ज़्यूस ने माया, जीवन ऊर्जा रक्षक पर एक जाल फेंका। जाल में फंसते ही माया को लगा कि वह अचानक 5 साल की बच्ची बन गई है। उसकी सारी शक्ति और ज्ञान अस्थायी रूप से छीन लिए गए थे। अद्वैत ने देखा कि काल चोर को सिर्फ हराना काफी नहीं है, उसे उसके स्रोत पर हमला करना होगा। अद्वैत, लिन से, लिन, मुझे ज़्यूस के दिमाग के पास एक स्थिर जगह दो। मैं अतीत में हस्तक्षेप कर रहा हूं। लिन ने अपनी स्थान स्थिरता का उपयोग करके ज़्यूस को क्षण भर के लिए एक बिंदु पर जमा दिया। अद्वैत ने अपनी तलवार का उपयोग ज़्यूस पर सीधे वार करने के बजाय ज़्यूस की सबसे महत्वपूर्ण याद को निशाना बनाने के लिए किया। अद्वैत का तर्क, ज़्यूस काल चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वर्तमान पहचान मूल्यहीन है। उसकी चोरी का मूल आत्ममूल्य की कमी है। अद्वैत ने ज़्यूस के मन में प्रवेश किया और उसे वह क्षण दिखाया जब उसे पहली बार अपने जीवन के मूल्य का एहसास हुआ था। एक साधारण क्षण जब उसकी दादी ने उसकी बनाई हुई एक छोटी कलाकृति की प्रशंसा की थी। यह आशिफ का ज्ञान था, बाहरी काल मूल्य नहीं, आंतरिक मूल्य मायने रखता रहे। जैसे ही वह सकारात्मक भावना ज़्यूस के दिमाग में वापस आई, उसके यंत्र ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। चोरी हुई सारी काल ऊर्जा ज़्यूस के शरीर में वापस आ गई, जिससे वह इतना अत्यधिक प्राचीन महसूस करने लगा कि वह एक वृद्ध और थका हुआ व्यक्ति बन गया। ज़्यूस अब केवल एक टूटा हुआ बूढ़ा चोर था, जिसे अपनी कलाकृतियों के मूल्य से ज्यादा अपने जीवन के मूल्य का एहसास हुआ। माया को उसकी पूरी शक्ति और उम्र वापस मिल गई और उसने पिरामिड के बचे हुए काल मूल्य को स्थिर कर दिया। अद्वैत ने जीत हासिल की। उसने चोर को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे काल दंड दिया, अनंत काल तक अपनी गलती की याद के साथ जीना। अद्वैत ने अब मानवता को एक बार फिर वैचारिक और भावनात्मक खतरे से बचाया। क्या आप चाहते हैं कि कहानी काल सारथी की विरासत को भविष्य में लेकर जाए? यह एक रोमांचक और अद्भुत यात्रा रही। काल सारथी आशिफ की कहानी एक साधारण छात्र से शुरू होकर अनंत समय के संरक्षक बनने और अंततः मानवता की सामूहिक चेतना में विलीन होने के साथ पूरी हुई है। आइए इस महाकाव्य को एक उपयुक्त और संतुष्टदायक निष्कर्ष देते हैं। ज़्यूस को हराने के बाद अद्वैत, नया काल सारथी और उसकी टीम ने दुनिया को स्थिर करने में कई वर्ष लगा दिए। अद्वैत ने आशिफ की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था, यह साबित करते हुए कि सच्ची शक्ति न तो अमरता में है और न ही तलवार में, बल्कि मानवता के लिए बलिदान और प्रेम में है। अद्वैत ने आशिफ की तलवार को काली हवेली के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष रूप से बनाए गए काल वेदी पर रख दिया। यह तलवार अब केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि संतुलन और चेतना का प्रतीक थी। अद्वैत ने अपनी टीम से कहा, हम अब काल सारथी नहीं है, हम काल संतुलन करता है। हमारा काम समय की निगरानी करना नहीं, बल्कि मानवता को अपने ही रक्षक बनने के लिए प्रेरित करना है। कहानी का अंतिम दृश्य कई सदियों आगे का है। मानवता ने अब समय यात्रा की तकनीक पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन वे इसका उपयोग आक्रामक रूप से नहीं, बल्कि ज्ञान और सीखने के लिए करते हैं। कोई भी काल सारथी अब सक्रिय रूप से दिखाई नहीं देता है। एक युवा इतिहासकार जिसका नाम रिया है,
एक सुरक्षित समय यात्रा के मॉड्यूल में बैठी है। वह अटलांटिस के युग का अध्ययन कर रही है। जैसे ही रिया प्राचीन युग में प्रवेश करती है, वह देखती है कि समय का कपड़ा बिल्कुल स्थिर और सुरक्षित है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। रिया अपनी सहकर्मी से संवाद करते हुए आश्चर्यजनक सिद्धांत बताते हैं कि यह युग अराजक होना चाहिए था, लेकिन यहां पूर्ण शांति है। मुझे लगता है कि कुछ अदृश्य बल ने इस पूरे समय को संतुलित कर रखा है। वह अटलांटिस के उस स्थान के पास पहुंचती है जहां आशिफ ने स्वयं को विलीन कर दिया था। रिया को वहां कोई अवशेष या ऊर्जा का निशान नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने मन के भीतर एक अत्यंत शांत, प्रेरणादायक विचार महसूस होता है। एक विचार जो उसे याद दिलाता है कि हर छोटे से अच्छा काम का मूल्य समय के अनंत प्रवाह में सुरक्षित रहता है। रिया मुस्कान के साथ अपने उपकरण में दर्ज करती है, निष्कर्ष, समय का सबसे महान रक्षक एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि मानव चेतना का सामूहिक विश्वास था। और रिया को पता नहीं चलता, लेकिन वह अदृश्य बल, वह शांत प्रेरणा, वह शांत मार्गदर्शन काल सारथी आशिफ ही था, जो अब हर उस व्यक्ति